प्यारे बच्चों नमस्कार। मैं अचीवर्स एकेडमी से विकास कुमार साइंस के वीडियो लेक्चर में स्वागत करता हूं। क्लास 9th साइंस का चैप्टर 1 है जिसका नाम है मैटर इन आवर सराउंडिंग। हमारे आसपास जो भी मैटर है, मैटर का मतलब होता है चीज़ें, वस्तुएं, सब्सटेंस, जैसे ईंट, पत्थर, लोहा, लकड़ी, जो भी हो, कुर्सी, टेबल, है ना, सभी क्या है, मैटर है। नॉन लिविंग थिंग्स, जितनी भी निर्जीव वस्तुएं हैं, नॉन लिविंग थिंग्स, वो सभी क्या है, मैटर हैं। तो इन मैटर्स के बारे में ही पढ़ना है। तो सबसे पहले मैं आपको कॉन्सेप्ट मैपिंग, मतलब आपको इस पूरे चैप्टर में क्या पढ़ना है उसके बारे में बता रहा हूँ। तो देखो, मैटर को दो अलग अलग डिवाइड किया गया है। यहाँ पर एक डिवीज़न में स्टेट ऑफ मैटर रखा गया। स्टेट ऑफ मैटर का मतलब है कि जो सब्सटेंस है, चीज़ें, वस्तुएं हैं, इनको तीन अलग अलग कैटेगरी में बांटा गया: सॉलिड, लिक्विड और गैस। ठीक है, सॉलिड, लिक्विड, गैस। सॉलिड का एग्जांपल देना हो तो आयरन, ब्रिक्स यानी ईंट, पत्थर, टेबल, चेयर, है ना, ये सभी क्या है, सॉलिड है। लिक्विड का एग्जांपल दोगे तो वाटर, सबसे कॉमन लिक्विड है वाटर। उसके बाद बच्चों कौन सा लिक्विड है, पेट्रोल, मिल्क हो गया, ब्लड हो गया, और बताइए, डीजल हो गया, कैरोसिन हो गया, फ्यूल, फ्यूल ईंधन। हाँ, तो देखो फ्यूल में क्या होता है, कोल और ये लकड़ी, ये भी फ्यूल है। ठीक है, तो लिक्विड फ्यूल अलग हो गया और फ्यूल के अंदर सारे आ गए। तो नॉर्मली वी आर टॉकिंग अबाउट लिक्विड्स, राइट। तो इसके बाद बच्चों गैस, गैस के बारे में बोलोगे सर, ऑक्सीजन गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, क्लोरीन, फ्लोरीन, ये भी गैस हैं, एलपीजी गैस, सीएनजी गैस के बारे में सुना है। तो ये मैटर्स हो गए, सॉलिड, लिक्विड, गैस। अब इन सॉलिड, लिक्विड, गैस की अपनी अपनी प्रॉपर्टीज़ होती है। अब पूछोगे सर प्रॉपर्टीज़ का क्या मतलब है? प्रॉपर्टीज़ का मतलब होता है गुण विशेषता। अब यहाँ पर तीन बच्चे बैठे हुए हैं, अनुज, अंकुश और आशुतोष। तीनों की अपनी अपनी विशेषता है। भाई अनुज बहुत ही गोरा है, अंकुश बहुत ही काला है, ठीक है, आशुतोष बहुत ही लंबा है। तो ये अपना अपना फीचर हो गया। ठीक है, आशुतोष बहुत होशियार है पढ़ने में, अंकुश बहुत ही बेवकूफ़ है पढ़ने में, तो उसके कैरेक्टरिस्टिक्स। अच्छा, अंकुश खेलने में बहुत ही स्ट्रांग है, ठीक है, लड़ाई करने में बहुत तेज़ है, तो उसका क्या हो गया, वो फीचर हो गया, उसकी विशेषता हो गई, उसकी खासियत हो गई। इसी तरह से जब आप सॉलिड की बात करोगे कि सॉलिड की क्या विशेषता है, तो बच्चों से पहले आपको सॉलिड की विशेषता बताओ। मैं एक बात और बताना चाहता हूँ। मैटर सब्सटेंस का डेफिनेशन क्या होता है? वैसी चीज़ें, वैसी वस्तुएं जो जगह घेरती हो, यानी विच ऑक्यूपाइज स्पेस एंड दे हैव मास। तो अभी डिटेल में पढ़ेंगे इस चीज़ को आगे। तो सॉलिड की जो प्रॉपर्टीज होती है उसमें आता है डेफिनेट शेप हो गया, डेफिनेट वॉल्यूम हो गया, डू नॉट फ्लो, यानी सॉलिड जो है फ्लो नहीं करेगा। ऐसा नहीं अलमीरा जो है रखा हुआ, शाम को देखोगे तो पिघल करके नीचे बह जाएगा, तो फ्लो नहीं करता। पार्टिकल जो होते हैं सॉलिड में वो क्लोजली पैक्ड होते हैं। कहने का अर्थ ये हुआ बच्चों, सपोज करो ये पत्थर है तो इसके पार्टिकल्स जो हैं ये पार्टिकल से मिलके बना होता है, और ये पार्टिकल्स क्या है, काफ़ी ज़्यादा क्लोजली पैक्ड हैं। ठीक है, इसके बाद जो लिक्विड होता है, लिक्विड के पार्टिकल्स थोड़े दूर दूर होते हैं, और गैस के पार्टिकल्स पास पास बिल्कुल भी नहीं होते। सॉलिड के पास पास, गैस के बहुत ही और ज़्यादा दूर दूर होते हैं। यानी जितना ज़्यादा पार्टिकल के बीच में स्पेस होगा वो क्या होगा, गैसियस होगा, और पास पास आ जाएगा तो सॉलिड, और बहुत ज़्यादा पास आ जाएगा तो सॉलिड हो जाएगा। हाँ, उसके बाद देखो कंप्रेसिबल एक प्रॉपर्टी होती है। कंप्रेस करना मतलब उसको दबाना। तो सॉलिड को बहुत कम दबा सकते हो तो इसको बोलते हैं इनकम्प्रेसिबल है, मतलब नहीं के बराबर दबा सकते हो। उसके बाद लिक्विड को थोड़ा सा आप दबा सकते हो। सोचोगे सर पानी को कैसे दबा सकते हैं, तो आपने देखा होगा फायर एक्सटिंग्विशर, यानी आग बुझाने वाला, अग्निशमक बोलते हैं, जो आता है तो उसके कंटेनर में बहुत ज़्यादा पानी भरा होता है और काफ़ी प्रेशर से, यानी उसको पिस्टन से दबा करके अंदर, तभी उसके नोजल से जैसे पानी छोड़ता है काफ़ी तेज़ी से दूर तक पानी जाता है, बिल्डिंग के चौथे मंजिले पर पानी पहुंच जाता है, क्योंकि पानी बहुत ज़्यादा प्रेशर से उसको दबा रखा है। ठीक, इसके बाद बच्चों जो लिक्विड को दबा सकते हो, सॉलिड को नहीं दबा सकते, और गैस को बहुत ज़्यादा कंप्रेस कर सकते हो। जो एलपीजी गैस होती है सिलेंडर में बहुत ज़्यादा दबाव, उसको दबा करके भरा होता है,
और सीएनजी गैस, सीएनजी का देखो नाम ही है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ इसको हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे, आपको थोड़ा सा ये इंट्रोडक्शन समझ में आया होगा। जो मैटर है बच्चों, मैटर की खुद की अपनी भी प्रॉपर्टीज़ होती है। मैटर की 3 प्रॉपर्टीज़ हमारे बुक में मेंशन किया गया है। वो प्रॉपर्टीज़ है कि पार्टिकल ऑफ मैटर आर कंटिन्यूअसली मूविंग, यानी जो भी मैटर के पार्टिकल्स हैं वो लगातार हिलते डुलते रहते हैं, मूव करते रहते हैं, यानी गतिमान रहते हैं, उसमें मूवमेंट होता है। जैसे आपने ऑब्जर्व किया होगा कि हवा में धूल कण के पार्टिकल्स आपको दिखते हैं, विजिबल होते हैं, वो क्या करते हैं, इधर उधर तैरते रहते हैं, घूमते रहते हैं। अच्छा, दीवार जो है, तो दीवार में जो ईंट बना हुआ है, सीमेंट से बना हुआ, क्या इसके पार्टिकल आपको तैरते हुए या हिलते हुए डुलते हुए दिखते हैं? नहीं दिखते। लेकिन ये भी हल्का हल्का, बहुत ही कम इनमें मूवमेंट होता है, लेकिन मूवमेंट होता है। धरती पर जितने भी ऑब्जेक्ट है, जितने पार्टिकल है, सभी पार्टिकल हल्का फुल्का मूव करता है। कोई तेजी से करता है, कोई कम करता है। यानी सॉलिड में मूवमेंट क्या होगा? बहुत ही कम होगा। लिक्विड में हल्का मूवमेंट होगा और गैस में बहुत ज़्यादा मूवमेंट देखा जाता है। दूसरा है कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम, यानी पार्टिकल्स जो है, कोई भी मैटर पार्टिकल से बना हुआ है, जैसे ये चेयर, कुर्सी, टेबल है ना, ये छोटे छोटे कणों से, हिंदी में पार्टिकल्स को कण बोलते हैं, तो छोटे छोटे कणों से मिलकर के बना हुआ, पार्टिकल से मिलकर के बना हुआ, तो ये पार्टिकल्स के बीच में गैप होता है। अब आपको लग रहा है सर टेबल के बीच में कौन सा गैप आ गया? 2 पार्टिकल है, 10 पार्टिकल है, लाखों पार्टिकल, उसमें गैप कहाँ है? तो इस गैप को बच्चों मैं समझाता हूँ। देखो आप इसको यूँ समझो ऐसे, ये मेरे पास देखो बॉटल है, इसमें पानी भरा हुआ है। इस पानी में अगर हम 4 चम्मच चीनी डाल दें, शुगर डाल दें, तो क्या पानी का लेवल ऊपर उठ जाएगा कि चीनी उसी के अंदर घुल जाएगा? आप नोट करोगे बच्चों कि वाटर का लेवल जो है ऊपर नहीं उठेगा। तो इसका मतलब चीनी कहाँ गया? चीनी यानी पानी के कण, यानी वाटर के जो पार्टिकल्स थे ना, उसके बीच में जहां जहां गैप था, उस गैप में चला गया। यानी 2 कण के बीच में क्या है? रिक्त स्थान है, यानी गैप है। अच्छा, जब गैसेस के पार्टिकल होंगे तो ज़्यादा गैप होंगे, लिक्विड के होंगे तो थोड़ा कम गैप होगा, और सॉलिड के होंगे तो बिल्कुल ही गैप नहीं होगा। चलो ये समझ में आया। उसके बाद बच्चों पार्टिकल्स होते हैं वो अट्रैक्ट करते हैं एक दूसरे को, यानी 2 कण एक दूसरे को क्या करते हैं? आकर्षित करते हैं। अगर ये बच्चों अट्रैक्शन ना हो, आकर्षण ना हो, तो पता है क्या होगा? कोई चीज़, यानी धरती पर लाइफ, यानी ये चीज़ एग्जिस्टेंस ही नहीं होगी। यानी ईंट जो है, दीवार बना हुआ है, ईंट पर ईंट टिका हुआ है, ठीक है, सीमेंट दीवार में चिपका हुआ, कील जो दीवार में ठुकी हुई है, ये सब अट्रैक्शन से है। जैसे इनके बीच में अट्रैक्शन कम हो जाएगा तो ये दूसरे से अलग हो जाएंगे। तो एक ईंट दूसरे ईंट से जब अलग हो जाएगा तो फिर दीवार खड़ी कैसे रहेगी? यानी एवरी पार्टिकल, सभी पार्टिकल एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, अपने आप को एक दूसरे से चिपकाने की कोशिश करते हैं। तो इस अट्रैक्शन की वजह से वो कांटेक्ट में रहते हैं, जुड़े हुए रहते हैं। तो अब बताइए सॉलिड में ज़्यादा अट्रैक्शन होगा या गैस में होगा? तो आप समझ सकते हो सॉलिड में होगा तभी तो पास पास है, गैस में कम है अट्रैक्शन तभी तो दूर दूर है। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ और जान लो, आप क्या सोच सकते हो सॉलिड को भी दबा करके और पार्टिकल को पास पास लाया जाता है। जैसे आपने लोहा देखा होगा, अब दरवाजे जिस लोहे से बने हुए हैं, यानी जो हमारे घर का डोर दरवाज़ा है, या लोहा जो आप घरों में यूज करते हो बिल्डिंग बनाने में, वो लोहा और रेल की पटरी में जो लोहा इस्तेमाल किया जाता है, दोनों लोहा यानी आयरन में बच्चों बहुत ज़्यादा अंतर है। देयर इज़ अ ह्यूज डिफरेंस बिटवीन 2 आयरन्स। यानी जो रेलवे ट्रैक की, यानी रेलिंग जो बनी हुई रेल की पटरी, वो कंप्रेस्ड आयरन है, यानी उस आयरन को बिल्कुल रोलिंग से और प्रेस किया गया और दबाया गया, उसके पार्टिकल को और पास पास लाया गया। कभी आप देखोगे तो लगेगा वो लोहा कितना हार्ड दिखता है, देखने से भी लगता है और छूने से तो महसूस होता ही है। और लेकिन दरवाजे का लोहा ऐसा लगता है कि तुम अगर एक हथौड़ा मारोगे ना तो पिचक जाएगा, मतलब थोड़ा पास पास आ जाएगा वो, लेकिन वो बिल्कुल हिलेगा नहीं। आई बात समझ में? तो कई बार हैमर मतलब हथौड़ा कौन से लोहे से बनाएंगे? नॉर्मल दरवाजे वाले टाइप के लोहे से या फिर पटरी वाला जैसा मजबूत लोहा जो होगा। तो यानी अभी पर बच्चों, अब यहाँ पर आप यही समझिए कि लोहे को भी जो है कंप्रेस यानी सॉलिड को किया जा सकता है, जिससे वो और क्या हो जाएगा? सख्त हो जाएगा, मजबूत हो जाएगा,
है ना, मजबूत हो जाएगा। अब इस समझ सकते हो रेल का जो पहिया होता है व्हील, वो भी तो मजबूत रहता होगा। हाँ, गाड़ी में एक्सल समझते हो क्या होता है? धुरा बोलते हैं, धुरा, एक्सल। जैसे ट्रक है मान लो, तो ट्रक का पहिया लगा होगा ना, तो बीच में जिस रोड में दोनों पहिया लगा होगा उसको धुरा या एक्सल बोलते हैं। तो वो एक्सल क्या नॉर्मल लोहे का होगा? वो तो टेढ़ा हो जाएगा, पिचक जाएगा, टूट जाएगा। वो मजबूत लोहे का होता है। और वो मजबूत लोहा कैसे किया जाता है? उसको कंप्रेस किया जाता है, उसको और दबाया जाता है। आप सोच रहे हो सर दबाएंगे कैसे? दबाने वाली प्रेस की मशीनें होती है, बड़ी बड़ी कंपनियों में काफ़ी हैवी लोडेड प्रेस होता है, उस प्रेस से लोहा भी दब जाता है, बट उसकी दबाने की अपनी क्षमता होगी, जो कि इंजीनियरिंग में आप लोग पढ़ोगे। तो हम इस चैप्टर में आगे बढ़ते हैं। हमने आपको ये पार्टिकल्स की प्रॉपर्टीज़ आपको समझाया कि पार्टिकल्स कंटिन्यूअसली मूव करते हैं, पार्टिकल्स के बीच में गैप होता है, स्पेस होता है, और पार्टिकल्स मैटर के जो है वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, इसके बाद बच्चों इस चैप्टर में जब हम आगे बढ़ेंगे तो स्टेट चेंज कैसे होता है इसके बारे में पढ़ेंगे। स्टेट चेंज होने का मतलब है कि सॉलिड से क्या कोई सब्सटेंस लिक्विड में जा सकता है, क्या लिक्विड से वो सब्सटेंस सॉलिड में जा सकता है, क्या सॉलिड से गैस में जा सकता है, क्या गैस से वापस सॉलिड में आ सकता है। तो इस तरह का जो चेंज हुआ, यानी सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, गैस से लिक्विड, लिक्विड से सॉलिड, सॉलिड से गैस, इंटरचेंज जो आपस में होगा, क्या पहले तो ये सोचे पॉसिबल है क्या? तो जी बिल्कुल पॉसिबल है, चेंजेज हो सकते हैं। तो हमें ध्यान रखना है बच्चों, ये चेंजेज कैसे होंगे। ये चेंजेज दो कारणों से होता है। पहला कारण है, द फर्स्ट रीज़न इज व्हाइल चेंजिंग टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर में चेंज होगा यानी तापमान में, अगर टेम्परेचर चेंज होगा तो स्टेट यानी सॉलिड लिक्विड गैस चेंज होंगे। अगर प्रेशर में चेंज हो जाए, प्रेशर का मतलब होता है दबाव, जो दाब उसके ऊपर लगा हुआ है, अगर प्रेशर चेंज हो जाए तो भी सॉलिड लिक्विड गैस एक दूसरे में इंटरचेंज हो जाएंगे। तो इसी को आगे अब हमें समझना है। तो सबसे पहले बच्चों इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर जान लेते हैं। टेम्परेचर का मतलब तापमान होता है। ठीक है, टेम्परेचर को मापने के लिए डिग्री सेल्सियस यूनिट यूज करते हैं, और साइंस में यानी लैब में, लेबोरेटरी में केल्विन यूज करते हैं। केल्विन एक और दूसरा यूनिट है, जैसे देखो नापने के लिए मीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर डिस्टेंस का मेजरमेंट है, उसी तरह से केल्विन और डिग्री सेल्सियस किसके लिए यूज करते हैं? टेम्परेचर नापने के लिए, तापमान नापने के लिए। तो नॉर्मली आप अवेयर हो, आप जानते हो कि सर डिग्री सेल्सियस में जो है टेम्परेचर नापते हैं, लेकिन आपने सुना होगा फ़ारेनहाइट में भी नापते हैं और केल्विन में भी। तो केल्विन आपके लिए थोड़ा नया है, फ़ारेनहाइट के बारे में आपने 7th क्लास में पढ़ा था। तो केल्विन के बारे में बच्चों एक आपको फॉर्मूला बता देता हूँ। 0 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री सेल्सियस इक्वल होगा 273.15, यानी 273 आप कॉमनली कह सकते हो केल्विन, यानी 0 डिग्री 273 केल्विन के बराबर होता है। ठीक है, तो अब आगे देखते हैं। अगर बच्चों टेम्परेचर आप बढ़ाते हो, टेम्परेचर बढ़ाते हो, तो जैसे ही टेम्परेचर बढ़ाओगे तो क्या होगा? गर्मी बढ़ेगी, हीट बढ़ेगा। तो क्या होगा? अगर आपके पास सॉलिड सब्सटेंस है तो वो मेल्ट होना शुरू हो जाएगा, पिघलना शुरू हो जाएगा, और पिघल करके किस में आएगा? सॉलिड लिक्विड में आ जाएगा। और मान लो आपके पास लिक्विड ही है, उस लिक्विड को और गर्म कर रहे हो और टेम्परेचर बढ़ा रहे हो, तो वापस अब लिक्विड से किस में जाएगा? गैस में। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि हीट करने से उसकी एनर्जी बढ़ती है, उसके पार्टिकल्स और दूर दूर जाना चाहते हैं। तो सॉलिड के पार्टिकल दूर जाएंगे तो लिक्विड में आ जाएंगे, और दूर जाएंगे तो वो गैस में आ जाएंगे। ठीक है, तो टेम्परेचर इंक्रीज करने से क्या होता है बच्चों? हीट बढ़ता है, हीट यानी मेल्ट होती है कोई चीज़। तो यहाँ पर मेल्टिंग एक प्रोसेस है जिसको कि हिंदी में पिघलना कह सकते हो, कहते हैं, और साइंस में इस मेल्टिंग को फ्यूजन भी कहते हैं, फ्यूजन। ठीक है, तो फ्यूजन को हिंदी में गलनांक कहते हैं, यानी गलना, फ्यूज करना। तो बच्चों फ्यूजन हो या मेल्टिंग हो, इसको मैं समझा देता हूँ। देखो जिस टेम्परेचर पर कोई सॉलिड मेल्ट होना शुरू कर दे उसको क्या कहेंगे? मेल्टिंग पॉइंट कहेंगे उस टेम्परेचर को। और जिस टेम्परेचर पर कोई लिक्विड गैस में कन्वर्ट होने लग जाए
उसको बॉइलिंग पॉइंट कहेंगे, ठीक है, क्योंकि वो बॉयल होने शुरू कर दिया। हिंदी में इसको क्वथनांक कहते हैं, ठीक है। यहीं पर आप इवेपोरेशन प्रोसेस भी देखोगे बच्चों। इवेपोरेशन का मतलब है लिक्विड का गैस में बदलना। इवेपोरेशन इज अ प्रोसेस इन विच लिक्विड कन्वर्ट इनटू गैसेस। हिंदी में इसको वाष्पीकरण कहते हैं। वाष्पीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें कोई द्रव्य पदार्थ गैस में परिवर्तित हो जाएगी, ठीक है। देखो, जिन बच्चों को हिंदी बोरिंग लग रहा हो इग्नोर मारना, बाकी इंग्लिश में आप समझो। हिंदी का अलग से हमने बिल्कुल प्योर हिंदी में एक वीडियो अपलोड कर रखा है। चलिए तो आगे देखते हैं बच्चों। मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट मैंने आपको समझाया, एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ। मेल्टिंग पॉइंट का मतलब है कि वो टेम्परेचर जिस पर कोई सॉलिड चीज पिघल करके लिक्विड में बदलना शुरू कर जाएगा। तो आप टेम्परेचर नोट करोगे, जिस टेम्परेचर पर ऐसा हुआ बोल दोगे इस सब्सटेंस का ये मेल्टिंग पॉइंट है, वो टेम्परेचर। जैसे आयरन है ना, ये 1400 डिग्री सेल्सियस के आसपास जो पिघलता है। अब नॉर्मल प्लास्टिक वगैरह है 180, 200 डिग्री, 220 डिग्री के आसपास पिघल जाता है। इसको केल्विन में भी आप चेंज कर सकते हो, डिग्री से केल्विन में या केल्विन से डिग्री में। बॉइलिंग की बात करोगे तो बच्चों आपको पता है वाटर जो है 100 डिग्री सेल्सियस पर बॉयल हो जाता है। जल उबलना कितने डिग्री सेल्सियस पर? 100 डिग्री सेल्सियस के ऊपर। तो वाटर का अगर बॉइलिंग पॉइंट पूछेगा तो आप कहोगे 100 डिग्री सेल्सियस है, और यही केल्विन में पूछे तो 273 इसमें ऐड कर दोगे तो 373 केल्विन हो जाएगा, ठीक है। तो इवेपोरेशन समझ में आया होगा, बॉइलिंग समझ में आया होगा। बॉइलिंग मतलब जिस पर वो वेपर भाप में बदलना शुरू कर दे, वो टेम्परेचर उसका बॉइलिंग पॉइंट। और ये प्रोसेस बदलने की जो प्रक्रिया है, प्रोसेस है, ये बॉइलिंग कहलाएगा। और सॉलिड से लिक्विड में बदलने की जो प्रोसेस है वो मेल्टिंग कहलाएगा, यानी फ्यूजन कहलाएगा, ठीक है बच्चों। यहाँ पर एक और मैं एग्जाम्पल आपके सामने शेयर करना चाह रहा हूँ सब्लिमेशन टॉपिक से। Dear students, sublimation is another process. First of all, you understand what is sublimation. Sublimation का अर्थ यह है कि जब कोई सॉलिड सब्सटेंस को आप हीट करोगे तो वो डायरेक्ट लिक्विड में कन्वर्ट हुए बिना गैस में कन्वर्ट हो जाए। नॉर्मली जब किसी सब्सटेंस सॉलिड को आप हीट करिएगा तो किस में कन्वर्ट होगा? लिक्विड में। बट यहाँ पर कुछ ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो गर्म करने से डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट हो जाए। और मान लो कुछ ऐसे गैसेस पार्टिकल होंगे जिनको अगर आप ठंडा करो, कूल करो, यानी टेम्परेचर कम करो, तो वापस वो लिक्विड में नहीं सीधे गैस में आ जाएंगे। तो ऐसे माफ़ कीजिएगा, गैस से वो डायरेक्ट जो है सॉलिड में आ जाएंगे। तो ऐसे सब्सटेंस का एग्जांपल देता हूं बच्चों, कैम्फर, कपूर, अमोनियम क्लोराइड, नैप्थेलिन बॉल। तो ये 3 एग्जाम्पल है। नैप्थेलिन की बॉल कैसी होती है? नैप्थेलिन की बॉल जैसे बाथरूम वगैरह में जो यूज करते हैं ना, बदबू आती है तो साफ सफाई के लिए उसमें, तो वो फिनाइल टाइप की, देखो फिनाइल की गोली एक अलग होती है, नैप्थेलिन की बॉल अलग होती है, वो भी वैसी होती है। उसको भी डाल दोगे ना तो वो भी क्या कुछ दिनों के बाद गायब हो जाएगा, यानी वो क्या, वो डायरेक्ट गैस में बदल गया। और कपूर को आपने जलते हुए ज़रूर देखा होगा, है ना। तो कपूर को जब जलाते हैं तो क्या वो पिघलता है जैसे मोमबत्ती पिघलती है? नहीं पिघलता ना, डायरेक्ट क्या होता है, गैस में बदल जाता है। सर उसको गैस में कैसे सॉलिड करेंगे? देखो वो बर्न अगर हो गया तो वापस उसका राख को तो नहीं कर सकते। दूसरा एग्जांपल से समझ सकते हो, जैसे अमोनियम क्लोराइड है। अमोनियम क्लोराइड को जब आप वो पाउडर फॉर्म में है, सॉलिड फॉर्म में, उसको हीट करोगे तो डायरेक्ट कन्वर्ट हो जाएगा किस में? गैस में। उसके गैस को अगर आप ठंडा करोगे तो वापस फिर वो सॉलिड में ही आ जाएगा। अमोनियम क्लोराइड हमारे एनसीईआरटी में अमोनियम क्लोराइड का काफ़ी अच्छा दिया हुआ है और डेफिनेशन भी काफ़ी अच्छे से बता रखा है। मैं जिससे आपको बता रहा हूँ ये तो सपोर्ट मटेरियल है, इसमें शॉर्ट में चीज़ें दे रखा है, इसीलिए हमने इससे वीडियो बनाया। चलिए बच्चों, एक और चीज़ इसमें आपको मैं समझाऊँगा यहाँ पर, फैक्टर्स अफेक्टिंग इवेपोरेशन। देखो इवेपोरेशन का मैं मतलब समझाया मैंने कि कोई भी लिक्विड है जब उसको आप हीट करोगे, गर्म करोगे तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? वेपर में, गैस में, यानी भाप में। देखो भाप बोलो, वेपर बोलो, गैस बोलो, वाष्प बोलो, सब एक ही चीज़ है। तो जब वो कन्वर्ट होगा तो इसके कन्वर्जन का जो रेट है, प्रोसेस का जो दर है, स्पीड है, ये अलग अलग होता है। कैसे? किसी चीज़ पर डिपेंड करता है। करता है क्या? बिल्कुल करता है बच्चों। मान लो आपका कपड़ा गीला है,
आपने छत पर उसे सूखने के लिए दिया है, तो वहाँ पर कौन सा प्रोसेस होगा? इवेपोरेशन होगा ना, क्योंकि जो कपड़े में पानी है, जल की मात्रा है, वो क्या हो जाएगी? वाष्पीकृत हो जाएगी, सूख जाएगा। तो क्या होगा? गैस में बदलेगा ना। तो अब बताओ, उस कपड़े को मोड़ करके वैसे छत पे छोड़ दो या फैला के छोड़ोगे तो जल्दी सूखेगा? फैला करके, यानी जितना ज़्यादा फैला के रखोगे, यानी एरिया जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा क्या होगा? इवेपोरेशन होगा। चाय को कप में ठंडा जल्दी होगा कि प्लेट में? क्योंकि एरिया ज़्यादा हो जाएगा, जगह ज़्यादा हो गया। एरिया का मतलब जगह। इसी तरह से बच्चों, हवा, विंड की स्पीड, अगर हवा तेज होगी तो जल्दी ठंडा होगा, जल्दी सूखेगा कपड़ा। तो विंड स्पीड ज़्यादा होगी तो क्या होगा? कपड़ा ज़्यादा सूखेगा जल्दी से, तेज़ी से। और टेम्परेचर, अगर धूप तेज की रोशनी है, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, तो भी जल्दी इवेपोरेशन होगा। और यहाँ पर चौथा जो फैक्टर है बच्चों, वो है ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी को पहले स्टैंड करिए। ह्यूमिडिटी का मतलब होता है एक ऐसा चिपचिपापन का मौसम। जैसे कई बार बारिश होने वाली होती है ना, तो उस दिन बड़ा ह्यूमिड कंडीशन होता है, उस दिन कपड़ा भी नहीं सूखेगा और आपका पसीना भी नहीं सूखता है, बड़ा चिपचिपा सा मौसम लगता है, तो उसको बोलते हैं ह्यूमिडिटी। अच्छा, किसी दिन इतना ज़्यादा सूखा मौसम होगा कि तुम्हारा गला सूखने के साथ साथ होठ भी सूख रहे होंगे, माफ़ कीजिएगा, होठ सूखने के साथ साथ गला भी सूख रहा होगा, और ऐसा लग रहा होगा कि पेट के अंदर भी सूख गया सब कुछ, किडनी विडनी सब सूख गया। तो इस तरह के माहौल, मतलब बहुत ज़्यादा ड्राई सीजन होता है। तो ह्यूमिडिटी का उल्टा है ड्राई, सूखा। ठीक है, तो ह्यूमिडिटी, जैसे आजकल हमारा जो मौसम चल रहा है बच्चों, ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा होती है, चिपचिपापन। तो इस ह्यूमिडिटी में ज़्यादा इवेपोरेशन होगा या कम होगा? कम होगा ना इवेपोरेशन। ये चिपचिपा सा मौसम, नमी वाला मौसम, इसमें तो कपड़े सूखेंगे नहीं, हमारा पसीना भी नहीं सूख रहा। तो तीन चीज़ें, टेम्परेचर बढ़ाने से इवेपोरेशन बढ़ेगा, विंड स्पीड यानी हवा को बढ़ाने से इवेपोरेशन बढ़ेगा, सरफेस एरिया बढ़ाने से टेम्परेचर रेट ऑफ इवेपोरेशन बढ़ेगा, और ह्यूमिडिटी को बढ़ाने से, यानी ह्यूमिडिटी जब बढ़ जाएगा, ज़्यादा होगा, तो इवेपोरेशन का रेट घट जाएगा। तो ये याद रखिएगा। इसके बाद बच्चों, अब हम लोग ये टेम्परेचर की बात कर रहे थे। वी आर टॉकिंग अबाउट टेम्परेचर। नाउ वी टॉक अबाउट प्रेशर बच्चों। छोटा सा टॉपिक अब रह गया, प्रेशर को समझ लीजिए। प्रेशर बच्चों क्या होता है? जब किसी चीज़ को आप दबाते हो, आप अपनी हथेली को दबाओ, आपके पास ये देखो बुक है, इसको आप दबा करके प्रेस करके देखो, टेबल है उसे देखो, तो आप महसूस करोगे कई चीज़ों को दबाया जा सकता है, कई चीज़ों को नहीं। लेकिन अगर आप बहुत ज़्यादा प्रेशर लगाओ, हैवी मशीन से प्रेशर लगाओ, तो सॉलिड को भी दबाया जा सकता है। तो लेकिन रुई आपको दबाने के लिए दिया जाए तो आप आसानी से उसको दबा सकते हो। तो बच्चों यहाँ पर जो है कुछ प्रेशर से रिलेटेड टॉपिक है, इस चीज़ को समझिए। जब प्रेशर बढ़ाओगे तो गैस जो है वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा, और लिक्विड में और प्रेशर बढ़ाओगे तो वो सॉलिड में चला जाएगा। अब सॉलिड में और प्रेशर बढ़ाओगे तो वो हार्ड हो जाएगा और ज़्यादा। यानी प्रेशर जितना कम करोगे, पार्टिकल उतना दूर दूर होगा। प्रेशर जितना ज़्यादा लगाओगे, पार्टिकल उतना पास पास आ जाएगा। तो पार्टिकल पास आएगा, यानी गैस से लिक्विड में, लिक्विड से सॉलिड में प्रेशर बढ़ाने से, और प्रेशर कम करने से सॉलिड से लिक्विड में, और लिक्विड से गैस में। लेकिन टेम्परेचर का ये उल्टा हुआ। टेम्परेचर अगर बढ़ाओगे तो सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस। टेम्परेचर घटाओगे तो गैस से लिक्विड, और लिक्विड से सॉलिड। ठीक है बच्चों, तो ये रही प्रेशर की बात। यहाँ पर फ्रीजिंग और कंडेंसेशन दो प्रोसेस को भी समझा देता हूँ बच्चों। देखो, लिक्विड जो होता है, तरल पदार्थ जो होगी लिक्विड, वो फ्रीज होती है, जमती है। आपने कई बार स्कूल में ठंडा पानी, यानी उसको जमाया जरूर होगा फ्रिज में रख करके, तो वो आइस बन जाता है, जम जाता है। तो फ्रीजिंग प्रोसेस है जिसमें आप किसी लिक्विड को फ्रीज कर सकते हो, जमना हिंदी में बोलते हैं, फ्रीज कर सकते हो। और हर लिक्विड का अपना फ्रीजिंग पॉइंट होता है, यानी किस टेम्परेचर पर वो जमना शुरू कर देगा। हाँ, उसके बाद सब्लिमेशन मैंने आपको बता दिया। कंडेंसेशन को थोड़ा समझ लेते हैं बच्चों। जो गैसेस के पार्टिकल्स होते हैं, अब उसमें वाटर वेपर भी होता है। जैसे मान लो हमारा पसीना अभी सूख रहा है, तो वो क्या बन रहा है? गैस बन रहा है। तो वो कौन सा गैस बन रहा है? वाटर का ही गैस है। वाटर जो है तीन तरह से धरती में यहाँ पर एग्जिस्ट करता है। लिक्विड के फॉर्म में, जिसको हम पीने में, धोने में, नहाने में इस्तेमाल करते हैं,
और दूसरा बर्फ़ के रूप में, आइस के रूप में, और तीसरा वेपर के रूप में, भाप के रूप में। जैसे हम कई बार उबासिया लेते हैं तो देखो भाप निकला, सर्दियों में बिल्कुल ऐसे पार्टिकल्स दिखते हैं। तो ये वाटर वेपर बच्चों हवा में है। अब यहीं पर क्या कर दोगे आप, अगर इस रूम का टेम्परेचर बहुत ही ठंडा कर दो तो ये फिर बर्फ जो वेपर है ये जमना शुरू कर देगा। तो आपने सुना होगा बादल कैसे बनता है, कंडेंसेशन प्रोसेस से बनता है। जब ये वाटर वेपर बहुत ही हाई एल्टीट्यूड ऊपर जब उड़ जाती है तो वहाँ पर टेम्परेचर बहुत ही कम होता है, ठंडा होता है, और उस ठंडा वातावरण होने के कारण वो क्या हो जाता है, कंडेंस होना शुरू हो जाता है, यानी लिक्विड में वापस आना शुरू हो जाएगा, लिक्विड में वापस आना शुरू हो जाएगी। यहाँ पर मैं एक उदाहरण आपको देता हूँ। आप जब स्कूल बॉटल में बर्फ़ जमा करके लेके जाते होंगे, आपके साथ एक क्लासमेट है अंकिता जो रोज़ पानी लेकर के आती है बोतल में, तो देखते हो कि पूरा टेबल गीला कर देती है पानी से। तो क्या उसका बॉटल फूटा हुआ है? जी नहीं बच्चों। होता क्या है कि बॉटल के अंदर जो आइस है, बर्फ़ है, उसका टेम्परेचर इतना कम है, वो इतना ठंडा है कि इस रूम के अंदर जो वाटर वेपर घूम रहे हैं, भाप जो इस रूम में है, वो इसके कांटेक्ट में आने के बाद, इसके टच में आने के बाद वो खुद ठंडा होने लग जाते हैं और कंडेंस होकर के उसके पार्टिकल लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट होकर के इस बोतल के ऊपर चिपक जाते हैं। तो वो बाहर से चिपके हैं, यानी बाहर का हवा जो है, मॉइस्चर जो है, नमी है, वो क्या किस में बदल गया, वाटर में बदल गया। इसी प्रोसेस को बोलते हैं कंडेंसेशन। बच्चे जो छोटे होते हैं सरप्राइज हो जाते हैं कि मैम मेरा ना बॉटल फूट गया, देखो इससे पानी निकल रहा है। फिर उसके साथ वाली फ्रेंड होगी, वो कहेगी अरे कुछ नहीं होता, तू ना रुमाल से इसको पोंछ ले, साफ कर ले। फिर वो रुमाल से पोंछ लेता, थोड़ी देर के बाद फिर पानी, क्योंकि बाहर से फिर वेपर आएगा और जम जाएगा। फिर कहता नहीं फिर से फूट गया, अभी तो ठीक कर दिया था इसने। तो जोक्स अपार्ट बच्चों, तो इस चैप्टर का मैंने इंट्रोडक्शन आपको समझाया। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिटेल में बात करेंगे इस चैप्टर में जो भी आगे टॉपिक्स दिया हुआ है, ठीक है। तो इस वीडियो में अभी इतना ही। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में।